कि आप मकई की किस तरह से अच्छी पैदावार हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले बीज का बड़ा अहम रोल होता है। हमने बीज कौन सी कंपनी का सिलेक्ट करना होता है जिसकी पैदावार अच्छी हो, उसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा हो, इसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छी पैदावार देती है। गर्मी के हालात में भी बेहतर परफॉर्म कर जाती है, लिहाजा ये दोनों बीज मेरे लिए बहुत अच्छे साबित हुए। गर्मी में लगाओ तो ज़रा जल्दी तैयार हो जाता है, उसकी पैदावार अच्छी मिल जाती है हमें। इससे हमें लगाने से एक तो हमारा रिस्क कम हो जाता है और मेरे फार्म की जो मैनेजमेंट है वो बेहतर हो जाती है। हमें हार्वेस्टिंग में बड़ी आसानी हो जाती है कि खादों का सही वक्त और सही इस्तेमाल कैसे करना है। चौथी जो चीज़ है उस जो सबसे बड़ी अहमियत का हामिल है, 10 दिन पहले ही पक के तैयार होती है। छल्ली का साइज़, दानों का वज़न, एवरेज के लिहाज से मुझे इसमें बहुत अच्छी पसंद आई है मुझे ये वाली वैरायटी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पायनियर कॉर्न कहानी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान खालिद रहमान। हाजिर हैं पायनियर कॉर्न कहानी की नई एपिसोड नए मेहमान के साथ। आज जो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं वो मकई और आलू की कामयाब काश्तकारी का वसी तजर्बा रखते हैं। ये वो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जिन्होंने जदीद तरीक़े काश्तकारी को अपनाते हुए अपनी पैदावार को मुसलसल बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। ये अपने इलाके में नई टेक्नोलॉजी को अपनाने वाले पायनियर फार्मर्स में शुमार होते हैं। जो भी नई टेक्नोलॉजी इलाका के अंदर इंट्रोड्यूस होती है वो उसको सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं, बल्कि दूसरे ज़िम्मेदारों तक पहुंचाने में भी इनका अहम किरदार होता है। इलाका के बहुत सारे फार्मर इनके तजर्बा से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये पायनियर पासबान ग्रुप के फ़ाल मेंबर हैं। जनाब राव अब्दुल रहीम साहब, इलाका में इनको राव कुक्कू के नाम से भी जाना जाता है। राव साहब, वेलकम टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने मुझे यहाँ मदऊ की है, तो माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है फार्मर्स के लिए जो आपने ये प्रोग्राम शुरू किए। थैंक यू सर। सबसे पहले आप अपना तारफ़ हमारे किसान भाइयों से कराएं कि आप टोटल कितना रकबा काश्त कर रहे हैं और कब से काश्तकारी कर रहे हैं। जी, मेरा नाम राव अब्दुल रहीम है। मैं दीपालपुर का एक ज़िम्मेदार हूँ। नहरों वाला मेरा गांव है, 225 एकड़ मेरा रकबा है। मैं 1984 से इसको काश्त कर रहा हूँ आलू और मकई के लिए। दीपालपुर को कॉर्न पैराडाइज कहा जाता है। दीपालपुर पूरे पाकिस्तान में मकई की अच्छी पैदावार हासिल करने के हवाला से मशहूर है। आप अपने इलाका में मकई की अच्छी पैदावार हासिल करने के हवाला से जाने जाते हैं। पायनियर कॉर्न कहानी के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे किसान भाइयों की रहनुमाई करें, अपने तजर्बात उनके साथ शेयर करें कि आप मकई की किस तरह से अच्छी पैदावार हासिल कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले बीज का बड़ा अहम रोल होता है। हमने बीज कौन सी कंपनी का सिलेक्ट करना होता है जिसकी पैदावार अच्छी हो, उसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा हो। इसकी वक्त काश्त को हमने मद्देनज़र रखना, ये अर्ली में है कि लेट में लगती, कौन सी वैरायटी हमने लगानी चाहिए। और तीसरा इसका मौसम का बहुत अहम रोल होता है, वो मौसम की बर्दाश्त के हवाले से हमें देखना पड़ता है कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छी है। राव साहब, आपके तजर्बा में बहारिया मकई का सबसे बेहतरीन बीज कौन सा है जो अगेती काश्त के लिए मौजू हो? जी, मैं तकरीबन कुछ 4-5 साल से P1429 लगा रहा हूँ। इसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छी पैदावार देती है। गर्मी के हालात में भी बेहतर परफॉर्म कर जाती है। इसके साथ साथ एक बीज और इनका आया P1541, पिछले साल मैंने वो भी ट्राई किया था, माशाल्लाह उसकी भी अच्छी पैदावार आई। तो लिहाजा ये दोनों बीज मेरे लिए बहुत अच्छे साबित हुए। राव साहब, पछेती काश्त में आपकी अव्वलीन पसंद कौन सा बीज है और किस खूबी या ज़रूरत की बिना पर आप उसे पसंद करते हैं, सेलेक्ट करते हैं? पछेती काश्त में 2 ही बीज मुझे अच्छे नज़र आते हैं, एक सुरखाब है और दूसरा शाहकार है। सुरखाब भी मैंने पिछले साल लगाया था, उसने भी अच्छा परफॉर्म किया। जो इनका शाहकार बीज है वो भी मैंने पिछले साल लगाया, उसकी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी पैदावार। उसका एक तो दाने का वज़न बड़ा ज़्यादा है, छलियाँ लंबी और एक जैसी नज़र आती हैं और गर्मी में माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करता है। राव साहब, जैसा कि आपने बताया कि आप अपने फार्म के ऊपर एक से ज़्यादा हाइब्रिड बीज काश्त करते हैं, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? मुख्तलिफ हाइब्रिड बीज लगाने का मकसद ये होता है, कोई लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, कोई शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। कोई जल्दी यानी कि तैयार हो जाता है, कोई थोड़ा सा लेट तैयार होता है। तो हम मुख्तलिफ स्टेजेस पे उसको मुख्तलिफ उसके हिसाब से लगाते हैं। फिर हमारे लिए हार्वेस्टिंग में वो इजी हो जाता है। एक प्लॉट हमारा पहले तैयार हो गया, उसके बाद में दूसरा, तीसरा,
हमारे लिए उसकी हार्वेस्टिंग भी ईजी हार्वेस्टिंग ईजी हो जाती है। जी। तो उसकी पैदावार भी फिर उस हिसाब से शॉर्ट टर्म में उसकी गर्मी में लगाओ तो ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाता है, उसकी पैदावार अच्छी मिल जाती है हमें। बिल्कुल सही है। इससे हमें लगाने से एक तो हमारा रिस्क कम हो जाता है और मेरे फार्म की जो मैनेजमेंट है वो बेहतर हो जाती है, हमें हार्वेस्टिंग में बड़ी आसानी हो जाती है इसको कवर करने के लिए। इन हाइब्रिड से सबसे मेन एडवांटेज ये मिलता है कि हमारे फार्म की एवरेज बेहतर आ जाती है टोटल फार्म की। हाइब्रिड बीजों का तो मैंने बता दिया आप लोगों को, लेकिन सबसे जो अहम मसला है वो इसकी खादों का सही वक्त और सही इस्तेमाल कैसे करना है। मैं खादों का इस्तेमाल मकई की अहम तरीन हालतों में करता हूँ, उसकी स्टेजेस के हिसाब से। राव साहब, आपने खादों के बर वक्त और मुतनासिब इस्तेमाल को मकई की अहम तरीन हालतों के साथ जोड़ा है, तो किसान भाइयों को ये गाइड करें कि मकई की अहम तरीन हालतें कौन सी हैं और इनकी अहमियत क्या है। मकई की दो सबसे जो बेस्ट स्टेजेस हैं वो एक तो 6 पत्ते, दूसरा जब टेसलिंग पे आ जाती है। ये इसकी दो हालतें बहुत अहम होती हैं। 6 पत्तों की स्टेज इसलिए अहम होती है कि मकई के पौधे ने उस वक्त अपना फैसला करना होता है कि मैंने एक छल्ली के अंदर कितनी लाइनें बनानी होती है, इसलिए ये बहुत अहम होती है। इसके बाद हमें इसके बाद यूरिया वगैरह इस्तेमाल होता है, उसमें बोरान पोटाश वगैरह हम डालते हैं जो कि हमें टेसलिंग तक मदद मिलती है जिससे हमारी पैदावार में बेहतरी आती है। दूसरा सबसे मेन मसला इसका टेसलिंग का होता है। जिस वक्त ये टेसलिंग पे आती है 6 पत्तों के बाद 10 पत्तों पे हमने यूरिया इस्तेमाल करनी होती है, फिर 14 पत्तों पे हमने यूरिया इस्तेमाल करनी होती है। उसके साथ फिर हम बोरान वगैरह को पोटाश वगैरह एक्स्ट्रा लगाना चाहें तो हम लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारी पैदावार में नुमाया इजाफा होता है। जिस वक्त मकई टेसल पे आती हुई बड़ा अहम मरला होता है, उस वक्त हम इसको 1 बोरी यूरिया और डालते हैं, चौथी बोरी, जिससे इसकी छल्ली की लंबाई में इजाफा होता है और इसकी पैदावार में बेहतरी आती है। बीजों का तो मैंने बता दिया जिसमें बड़ा अहम रोल होता है। दूसरा इसमें खादों का बहुत अहम रोल होता है। इसमें तीसरा जो है बर वक्त आपाशी बड़ा अहम रोल अदा करती है। राव साहब, मकई की किस स्टेज के ऊपर पानी का खास ख्याल रखना चाहिए? पानी का इसमें मैंने पहले ही बताया कि बड़ा अहम रोल है। शुरू से जब मकई छोटी है तो बड़ा मुनासिब सा पानी लगाना चाहिए। 4 से 5 फुट हाइट तक इसको नॉर्मल पानी रखना है। ओवर इरिगेशन यानी ओवर इरिगेशन इसमें नहीं होनी चाहिए। एंड पे जाके जब इसके आखिरी 2-3 पानी वो बेशक थोड़े से पानी ज़्यादा भी लग जाए तो कोई हर्ज नहीं है। यानी जब वो क्रॉसिंग के टाइम पे पहुंचती है, क्रॉसिंग के टाइम ना, जब टेसल क्रॉस हो जाए, टेसल निकले, उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी भर के उसमें थोड़ा सा पानी का ड्यूरेशन कम कर ले, तो थोड़ा उस वक्त मकई को पानी की ऐसे ज़रूरत होती है, उसमें पानी उस वक्त पानी की कमी ना आने जो उसको। अगर पहले आप हफ्ते के बाद पानी लगा रहे हैं तो उस वक्त आप कहना चाह रहे हैं कि हर चौथे दिन पानी लगाया। फिर चौथे बाद पहले हम वीकली लगाते थे, उस वक्त मौसम को ठंडा भी होता था, 1 हफ्ता निकल जाए। जब अप्रैल मई स्टार्ट होता है उस वक्त फिर हम चौथे या 5वें दिन उसको पानी। बिल्कुल ऐसे ही है कि शुरू में वैसे भी टेम्परेचर डाउन होता है। जैसे ही ये अप्रैल मई में क्रॉसिंग के करीब जाती है तो उस वक्त टेम्परेचर एक्सट्रीम्स पे चला जाता। तो ये वो टाइम होता है जिसमें वैसे भी पौधा जो है वो सबसे ज़्यादा पानी का अपटेक कर रहा है, पानी की ज़रूरत जो है वो पीक के ऊपर होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, और उस वक्त पानी की कमी नहीं आने देनी। अगर थोड़ा सा भी तुम्हारे पानी का शॉर्ट हो जाता तो आपकी पैदावार पे फ़र्क पड़ेगा लाजमी। चौथी जो चीज़ है जो सबसे बड़ी अहमियत का हामिल है, उसमें जड़ी बूटियों का मौसर कंट्रोल है। अगर हम उसको सही कंट्रोल नहीं करते हमारा 30 से 40% पैदावार में कमी का फ़र्क आता है, कमी आ सकती। बिल्कुल सही। राव साहब, आपने जड़ी बूटियों की बात की, तो जड़ी बूटियों के मौसर कंट्रोल के हवाले से 2 तरह के स्प्रे किए जाते हैं। एक जो 24 घंटों के अंदर जिसको हम प्री इमर्जेंस कहते हैं, दूसरा जो जड़ी बूटियां उगने के बाद किया जाता है जिसको पोस्ट इमर्जेंस कहा जाता है। तो आपके ख्याल में इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है? मैंने हमेशा से जड़ी बूटियों का प्री इमरजेंस किया, यानी 24 घंटे वाला स्प्रे, और उसका सबसे बेहतरीन रिजल्ट आता है। अगर हम उगी मकई पे करते हैं तो लाजमी जिस बेहतर से बेहतर भी आपको विलीसाइड लेने वो उसके स्ट्रेस लाजमी लाता है, उसका करने से पैदावार पे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो मेरा ये मशवरा कि 24 घंटे वाला स्प्रे किया जाए जिससे मकई को स्ट्रेस नहीं आता। अगर कोई मजबूरी बन भी जाती है तो अगर मकई की गंद वगैरह मकई भी निकल आती है तो उसमें बेहतर आप जब 2 से 3 पत्ते मकई क्यों, उस वक्त जड़ी बूटी भी छोटी होती है, उस वक्त आप कर लें।
उससे उसका रिजल्ट बेहतर आएगा, उसका स्ट्रेस भी कम होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, जब जड़ी बूटियाँ छोटी होंगी तो उससे ये है कि कंट्रोल भी मौसर हो जाता है उसका। अगर पोस्ट एमरजेंस आपको करना भी पड़े तो उसको 2 से 3 पत्तों की हालत में करें। उसमें कम से कम आप ये देखें कि आपके फील्ड में नमी है, नमी के अंदर ही इसको विडिसाइड को स्प्रे किया जाए। राव साहब, पिछले चंद सालों में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ज़मींदार बहुत मुतासर हुआ है। आपके तजर्बा के मुताबिक ज़मींदार भाई किस तरह से मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम कर सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी। पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीली का बहुत ज़्यादा असरात आ रहे हैं, जिसके लिए हमारी कोशिश होती है कि हम आलू की फसल को जल्द से जल्द मैच्योर करके उसको हार्वेस्ट करके जल्द से जल्द हम अपनी मकई की काश कर ले। टाइमली प्लांटिंग कर ले, जिससे उसमें अर्ली क्रॉप मिलने के चांसेस बन जाते हैं। बिल्कुल, उसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि टाइमली प्लांटिंग का एक तो पैदावार मकई की ज़्यादा आती है, और दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एक्सट्रीम्स है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उससे फसल जो है काफ़ी हद तक बच जाती है। उससे पहले हमारी मैच्योरिटी की तरफ चली जाती है। इसीलिए अब सबसे ज़्यादा कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड लगाए जाए, और कोई हल्ला ना करे। कोई हाइब्रिड मुतासर भी होता है तो बाकी कोई 1-2 हाइब्रिड हमें बचा भी लेते हैं, और उसमें हम शॉर्ट टर्म जो होते हैं वैरायटीज़ है कोशिश करते हैं कि वो लग जाए और जल्दी तैयार हो जाए, और उनकी पैदावार भी हमें अच्छी मिल जाती है। और शॉर्ट टर्म वैरायटी में मुझे जो सबसे अच्छी वैरायटी है वो P1541 लगती है। ये 10 दिन पहले ही पक के तैयार होती है। छल्ली का साइज, दानों का वजन, एवरेज के लिहाज से मुझे इसमें बहुत अच्छी पसंद आई है मुझे ये वाली वैरायटी। हमें गर्मी बर्दाश्त करने वाले बीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो शाहकार पसंद आया, उसने गर्मी काफ़ी हद तक बर्दाश्त की। पिछले साल जैसा कि आपको मालूम है टेम्परेचर आई था, उसमें उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसकी पैदावार, उसका दाना, उसका छल्ली का साइज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा निकला। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि आप लेट काश्त में शाहकार ज़रूर लगाएं। आखिर में मैं एक और कहूँगा कि हम लोग जो है वो DAP को बहुत पसंद करते हैं। हम अक्सर फार्मर जो पोटाश को नहीं डालते। जी, पोटाश से एक तो हमें ये गर्मी बर्दाश्त करने का बताती है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके तो पौधे की कुव्वत मुदाफ़ियत जो है इसको बेहतर कि कुव्वत मुदाफ़त को ही बढ़ाएगी, उसकी गर्मी से बचने के लिए भी ये काफ़ी रोल प्ले करती है। पोटाश का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। राव साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। पोटाश बेसिकली करती क्या है कि एक तो पौधे की कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है, और जो ओवरऑल स्ट्रेसेस पौधे के ऊपर आ रहे होते हैं, चाहे गर्मी का हो, चाहे वो सर्दी का हो, चिलिंग स्ट्रेस हो, चाहे ओवर इरिगेशन का, हर किस्म के स्ट्रेस से पौधे को बचाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राव साहब, आखिर में हमारे किसान भाइयों को बहारिया मकई के हवाले से आप क्या मशवरा देते हैं? किन बीजों का इंतखाब उन्हें करना चाहिए? मेरे तजर्बे के मुताबिक 1 जनवरी से 20 फरवरी तक P1429 और P1541 ये दोनों बीज बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। तो 5-7 साल से मैं P1429 लगा रहा हूँ। इसकी छलियाँ, इसके दानों, इसके दाने बहुत अच्छे हैं, इसकी पैदावार बहुत अच्छी है। ये स्टोरेज के लिए बड़ी बेहतरीन है। मैंने कई महीने इसको स्टोरेज में लेके रखा है, बड़ी अच्छी फ्रेश निकलती है। इसका कलर बहुत अच्छा है। मार्केट में इसका तकरीबन कुछ 40-50 रुपया दूसरी वैरायटी से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। दूसरी वैरायटी है P1541। एक तो सबसे पहले वो 10 दिन पहले पक के तैयार हो जाती है, जिसका हमें बड़ा एडवांटेज मिलता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। 10 दिन जल्दी पक के तैयार होगी तो उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये है कि अगली फसल टाइम से आ जाएगी, और ये वाली जो प्रोड्यूस है जब टाइमली मंडी में जाएगी तो उसको रेट अच्छा मिलेगा। फिर उसकी छलियों की तादाद भी अच्छी, दाने भी उसके बहुत अच्छे हैं, और उसकी कुव्वत बर्दाश्त गर्मी को भी बर्दाश्त करती है। गर्मी को भी मुझे वो वैरायटी बहुत अच्छी लगती है। मैंने देखा इसकी P1541 की छलियाँ यकसा होती हैं। उसकी तादाद भी अगर तुम्हारे से ज़्यादा क्लोज लग भी गई है तो उसकी छलियों के साइज़ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी पैदावार बढ़ेगी। क्लोज से मुराद आपकी ये है कि अगर प्लांट पॉपुलेशन फी एकड़ बढ़ जाए, पौधों की तादाद फी एकड़ बढ़ भी जाए तो ये सही परफॉर्म कर जाता है, बेहतरीन परफॉर्म करता है, वो पैदावार जो बेहतर आती है, पैदावार बेहतर आएगी इसकी। जो शाहकार सीड है वो 20 फरवरी के बाद मैं भी उसको ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसकी तो दाने का वज़न काफ़ी ज़्यादा निकलता है, पौधा उसका एंड तक सब्ज़ रहता है, और पैदावार भी उसकी माशाल्लाह अच्छी निकलती है।
लेट कांच की लगाने की वजह यही है कि वो गर्मी को भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करता है। राव साहब, आपके वक्त और साथ देने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की डिस्कशन से हमारे किसान भाइयों को बहुत मुफीद जो है मालूमात मिली होंगी। नाजरीन, आपके भी वक्त और साथ का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वाली नशिस्त पसंद आई होगी। अगली नशिस्त में नए मेहमान नए मौजू के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। आप अपनी कीमती आरा, अपना फीडबैक हमारे व्हाट्सएप नंबर 032 29 29 29 29 पर दे सकते हैं। कॉर्टिवा एग्री साइंस का पेज लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। करेंगे मकई की बात पायनियर के भरोसे के साथ। अल्लाह हाफिज़।